अर्थशास्त्र विषय की इस वीडियो क्लास में आज एक नवीन विषय के साथ आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की कक्षा का अपना विषय है ट्रेड एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका आशय है कि आर्थिक समृद्धि के इंजन या वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की आर्थिक समृद्धि पर उस देश के आयात और निर्यातों का और उस देश में होने वाले पूंजी के अंतर्प्रवाहों का किस प्रकार का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और इन दोनों चरों के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, इसके विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए अपन आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले एक देश की आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सकारात्मक प्रभावों के साथ शुरुआत करते हैं। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, जिन्हें स्थैतिक प्रकृति के सिद्धांत कहा जाता है, ये व्यापार के स्थैतिक लाभों की बात करते हैं, अर्थात इनमें विद्यमान संसाधनों, विद्यमान तकनीक, स्थिर जनसंख्या को लेते हुए तुलनात्मक लागत अंतर के द्वारा किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त किया जाता है का अध्ययन शामिल किया गया है। लेकिन अर्थव्यवस्था में होने वाले गत्यात्मक परिवर्तनों जैसे जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों का विकास, तकनीक में परिवर्तन, पैमाने में विस्तार इत्यादि को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों ने शामिल करते हुए अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है और इन गत्यात्मक परिवर्तनों से एक अर्थव्यवस्था को जो गतिशील लाभ प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या प्रस्तुत की है। इन सभी स्थैतिक और गत्यात्मक लाभों के कारण से एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि को गति मिलती है, यही आज की कक्षा का अपना विषय है। इस संदर्भ में हेबर्लर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश के वे संसाधन जिनका अभी तक प्रयोग नहीं हो सका है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है वहाँ पर अपर्याप्त घरेलू मांग। उन सभी अप्रयोगित संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है। इससे एक देश अपने उत्पादन संभावना वक्र के अंदर के अकुशल बिंदु से उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर के कुशल बिंदु की तरफ गति करता है, संसाधनों का बेहतर और कुशल आवंटन करके आर्थिक समृद्धि को तीव्र गति देने में सफल होता है। इसी के साथ बाजार के आकार में विस्तार से एक देश अपने उत्पादन के पैमाने में विस्तार करता है। इससे अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं और एक देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है, उत्पादन का विस्तार होता है। इस संदर्भ में अपन 1990 के दशक के कुछ देशों की बात कर सकते हैं। 1990 के दशक में ईस्ट एशियन इकोनॉमी, जिन्हें टाइगर इकोनॉमी भी कहा जाता है, उनकी आर्थिक समृद्धि का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रहा है। वहाँ पर आयातों और निर्यातों में तीव्र गति से विस्तार और पूंजी के अंतर्प्रवाह ने तीव्र गति से आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया था। इसी के साथ ताइवान और हांगकांग का भी उदाहरण दिया जा सकता है। यहाँ पर हल्के विनिर्माण उद्योगों में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन लागू हुआ और इनका तेजी से विकास हुआ। वर्तमान दशक की बात करें तो आजकल ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अपने श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त कर रही हैं और अपनी आर्थिक गतियों को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नए नए विचारों, नई नई तकनीक और प्रबंधकीय कौशल का इन देशों की तरफ प्रसार होता है, विशेष रूप से विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ। और ऐसा होने से इन देशों में नए नए नवाचारों और अनुसंधान को प्रेरणा मिलती है, नई नई वस्तु और सेवाओं की खोज होती है और इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि उत्पादकता में भी विस्तार देखने को मिलता है। इससे इन देशों में आर्थिक समृद्धि को गति मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से न केवल वस्तु और सेवाओं का प्रवाह बढ़ता है बल्कि पूंजी के प्रवाह में भी तेजी आती है और विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ पूंजी निवेश के रूप में तेजी से गति करती है। न केवल पूंजी गति करती है बल्कि पूंजी के साथ कुशल कार्मिक और प्रबंधकीय
कौशल का भी प्रवाह देखने को मिलता है। इससे इन देशों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ पर प्रारंभ में आयात वस्तुओं की मांग देखने को मिलती है, लेकिन विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन और नए नए पूंजी निवेश के कारण से इन आयातित वस्तुओं की एक समय के बाद घरेलू स्तर पर ही उत्पादन संभव होता है, जिससे यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक अन्य परिवर्तन एकाधिकारी प्रवृत्तियों में कमी के रूप में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश के उत्पादकों का अन्य देश के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा के कारण से वस्तुओं की गुणवत्ता और उनकी कीमतों में कमी आती है, उपभोक्ताओं के शोषण में कमी आती है और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनता है। आधुनिक आर्थिक इतिहास में जिन देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने आर्थिक समृद्धि के इंजन के रूप में कार्य किया, उन देशों में 19वीं शताब्दी में नव स्थापित राष्ट्रों, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने आर्थिक समृद्धि के इंजन के रूप में कार्य किया। तत्कालीन समय में विश्व के अधिकतर औद्योगिक उत्पादन का संकेंद्रण ग्रेट ब्रिटेन में था। ग्रेट ब्रिटेन विश्व के औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों का प्रमुख केंद्र था। यह अपने औद्योगिक और विनिर्माण उत्पादन के लिए अधिकतर कच्चे माल का आयात विभिन्न देशों और इसके विभिन्न उपनिवेशों से करता था। ब्रिटेन के तीव्र औद्योगिक विकास के कारण से यहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिली। 1815 से 1913 के शताब्दी के मध्य ब्रिटेन की जनसंख्या में 3 गुना, राष्ट्रीय आय में 10 गुना और आयातों में 20 गुना वृद्धि देखने को मिली। जनसंख्या और राष्ट्रीय आय में इस वृद्धि से ब्रिटेन में खाद्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि देखने को मिली और इस वृद्धि को पूरा करने के लिए जो नवस्थापित राष्ट्र थे, उनमें उस समय उपयुक्त स्थितियां विद्यमान थी। इन राष्ट्रों में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि भूमि, वन और खनिज संसाधन उपलब्ध थे। यूरोप में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण होने से यहाँ से जनसंख्या का प्रवाह इन नवीन स्थापित राष्ट्रों की तरफ हुआ। जनसंख्या या कार्मिकों के प्रवाह के साथ साथ इन नवीन स्थापित राष्ट्रों में पूंजी का भी तीव्र प्रवाह देखने को मिला। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 50% पूंजी निवेश जो इन नवीन स्थापित राष्ट्रों में हुआ, वो यूरोप के द्वारा हुआ। इस विशाल मात्रा में कार्मिकों और पूंजी के अंतर्प्रवाह ने इन नवीन स्थापित राष्ट्रों में आर्थिक आधार संरचना के विकास में मदद दी और इन देशों में रेल, बंदरगाह और नहरों का बड़े स्तर पर निर्माण शुरू हुआ। इससे इन देशों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि देखने को मिली और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई समुद्री परिवहन के तीव्र विकास ने। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में इन नवीन स्थापित राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने आर्थिक समृद्धि के इंजन के रूप में कार्य किया। यदि वर्तमान और कुछ दशक पहले की बात करें तो 1990 के दशक में ईस्ट एशियन इकोनॉमी, जिन्हें टाइगर इकोनॉमी कहा जाता है, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने आर्थिक समृद्धि के इंजन के रूप में कार्य किया। 1990 के दशक में जब से चाइना के द्वारा विश्वीकरण को अपनाया गया है, तब से वहाँ पर तीव्र गति से औद्योगिक समृद्धि देखने को मिली है। इसी कारण से आज चाइना को एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी भी कहा जाता है। लेकिन क्रेविस जैसे अर्थशास्त्री इन नवीन राष्ट्रों के विकास का पूर्ण श्रेय व्यापार को नहीं देते हैं, बल्कि वे मानते हैं कि इन नवीन स्थापित राष्ट्रों के प्राकृतिक संसाधनों ने इन देशों की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापार ने केवल यहाँ एक सहायक के रूप में कार्य किया है और अब ये सामान्य रूप से स्वीकार भी किया जाने लगा है कि विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उनकी डोमेस्टिक जो कंडीशंस हैं वो व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं।
व्यापार की भूमिका में इस गिरावट के लिए कई प्रकार की मांग और पूर्ति की दशाएं जिम्मेदार हैं। सबसे पहले अपन मांग दशाओं की बात करते हैं। विकसित देशों में विकासशील देशों के जो प्राथमिक उत्पाद हैं, जिन्हें इन उत्पादों में तुलनात्मक लाभ की स्थिति प्राप्त है, इन उत्पादों की आयात की आलोच इकाई से कम होती है, जिससे ये देश अपने उत्पादन को एक सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं और निर्यात कर सकते हैं। इस प्रकार से आयातों की आलोच इकाई से कम होने के कारण से इन देशों की आर्थिक समृद्धि पर एक सीमा लग गई है। सिंथेटिक उत्पादों के विकास के कारण से विकासशील देशों के प्राकृतिक उत्पादों, जो प्राकृतिक कच्चे माल के रूप में हैं, उनकी मांग में कमी हुई है। जैसे प्राकृतिक रबड़ की जगह सिंथेटिक रबड़, कपास की जगह नायलॉन और प्लास्टिक का अन्य कई उत्पादों की जगह प्रयोग होने लगा है। इससे विकासशील देशों का जो उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिली है। इसी के साथ तकनीकी उन्नयन के कारण से उत्पादन प्रक्रिया में विकसित देशों में कच्चे माल का कंटेंट कम हुआ है। इससे विकासशील देशों के उत्पादन में कमी हुई है और उनके निर्यातों में कमी होने से निर्यातों का आर्थिक समृद्धि में हिस्सा कम हुआ है। विकासशील देशों में सेवाओं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से विकसित देशों में भी सेवाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से कच्चे माल की जो मांग है उसमें कमी आई है, क्योंकि सेवाओं के उत्पादन में कच्चे माल का कम प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से विकासशील देशों में कई उत्पादन जैसे गेहूं, सब्जियां, चीनी, तेल, इन सब वस्तुओं पर विकसित देशों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे भी इन देशों की निर्यात पर जो निर्भरता है या निर्यात के कारण से जो आर्थिक समृद्धि मिलने वाली है उसमें कमी आई है। यदि पूर्ति पक्ष की बात करें तो कैरन क्रॉस के अनुसार विकासशील देश पहले की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों में अब उतने एंडोर्ड नहीं रहे हैं, यानी यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी मात्रा में प्रयोग कर लिया गया है। कुछ एक तेल उत्पादक देशों के उदाहरण को छोड़ दिया जाए तो। इसी तरह इन देशों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, इसलिए इनके अधिकतम उत्पादन का जो उपभोग है वो डोमेस्टिक लेवल पे हो जाता है और निर्यात के लिए कम वस्तुएं बचती हैं। इसी प्रकार से पूंजी का अंतर्प्रवाह इन देशों में हुआ है, लेकिन इसमें भी कमी आई है। इसी के साथ इन देशों से कुशल कार्मिकों का विकसित देशों की तरफ बहिर्प्रवाह देखने को मिला है, जिसे ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। इसी के साथ विकासशील देशों में तीव्र औद्योगिकरण के लिए जो अपने तुलनात्मक लाभ वाली कृषि या प्राथमिक वस्तुएं हैं उनको भी विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नेग्लेक्ट किया गया है। इससे इनकी तुलनात्मक लाभ वाली वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है और इससे भी इनका जो आर्थिक समृद्धि है उसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता में कमी देखने को मिली है।